नमस्कार, मैं प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास एवं पूर्व प्राचार्य BRD BDPG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया आपके बीच आज स्वतंत्रता आंदोलन में पैना के क्रांतिवीरों के योगदान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ऐतिहासिक रूप से सरयू पार क्षेत्र में स्थित वर्तमान देवरिया जनपद 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के समय गोरखपुर का ही अंग रहा, किंतु 1946 में देवों तथा ऋषियों की रम्य भूमि के रूप में देवरिया जनपद का सृजन हुआ। देवरिया जनपद के दक्षिणी सीमा पर जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर पुणे सल्ला सरयू के पावन तट पर स्थित बरहज नगर प्राचीन काल से ही अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। नाग कौशलेत्तर में वर्णन मिलता है कि ऋषि विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेकर शिक्षा देने हेतु हरिहर क्षेत्र की तरफ चले तो बरहज से 5 किलोमीटर पश्चिम राप्ती और सरयू के संगम पर स्थित कपरवार क्षेत्र को बेहद रमणीय मानते हुए अपनी कुटी स्थापित किया और यहीं राम तथा लक्ष्मण को प्रशासन और सैन्य कला की शिक्षा दिया। महर्षि भृगु का आश्रम परसपुर अर्थात सोहनाग यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। बरहज के पूरब ब्रह्मलीन देवरहा बाबा का आश्रम है तो पश्चिमोत्तर में पयहारी महाराज की पुण्यभूमि पैकौली। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का कहाऊं अभिलेख यहाँ से थोड़ी दूर स्थित कहाऊं ग्राम में स्थित है। बरहज और आसपास का अतीत गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में जब देश का कोना कोना स्वतंत्रता की चाह में मचल रहा था, तब यहाँ के क्रांतिवीरों की आंखों में आशा के सपने, हाथों में मौत का फूल और दिलों में आज़ादी का तूफान छिपाए वो भी बेचैन हो उठे। यहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अनंत महाप्रभु का आश्रम और बरहज से 5 किलोमीटर पूर्व स्थित पैना रहा। अपने आगोश में विपुल रत्न भंडार लिए योगी राज अनंत महाप्रभु की कर्मभूमि बरहज और पैना भी स्वाधीनता संग्राम में पीछे नहीं रहा। 1857 में ब्रितानी हुकूमत के नृशंस अत्याचार के विरुद्ध देश के क्रांतिवीरों ने जगह जगह विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व न्यौछावर की जो परंपरा का शुभारंभ किया, उसी का सुखद परिणाम 90 वर्ष बाद 1947 में पराधीनता से मुक्ति के रूप में देशवासियों को मिली। जनश्रुतियों तथा जुबली इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री अनिरुद्ध सिंह और पैना निवासी डॉक्टर BK सिंह द्वारा प्रस्तुत स्रोतों से ज्ञात होता है कि 31 मई 1857 से 31 जुलाई 1857 तक पूर्वांचल की सोधी मिट्टी की सुगंध पैना के क्रांतिवीरों ने अपने अदम्य साहस के बल पर गांव को न केवल ब्रितानी हुकूमत से स्वतंत्र घोषित कर देश के स्वतंत्रता की आधारशिला रखी, बल्कि इसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत भी चुकाई। स्वाधीनता आंदोलन में नारियों के जौहर व्रत के उदाहरण तो अनेक मिलते हैं, लेकिन पैना में पहली बार उफनाई सरयू नदी में जल समाधि लेने की घटना ने तो देश हित बलिदान होने वालों को अंदर से झकझोर दिया। उफनाई नदी में छलांग लगाकर अपने सतीत्व की रक्षा का जो उदाहरण पैना की वीरांगनाओं ने प्रस्तुत किया, वैसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। वस्तुतः जन इतिहास जो आज के इतिहास लेखन का प्रमुख उपादेय तथ्य है कि सबसे बड़े स्रोत वह हैं जिनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता भले ही संदिग्ध हो, लेकिन उनमें एक भावनात्मक प्रामाणिकता जरूर होती है। यह स्रोत है समकालीन साहित्य, लोक परंपरा और मौखिक स्रोत। इसमें जन का अंतस और मनीषा परिलक्षित होता है। उसके सुख दुख, उसकी लालसाएं
महत्वाकांक्षाएं एक अलग अर्थवत्ता रखती हैं। मौखिक परंपरा में ऐसा बहुत कुछ मौजूद है जो सरकारी तथ्यों में नहीं है। खासकर भारतीय इतिहास लेखन में ऐसा देखने को मिलता है। आज समय की मांग है कि भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के आलोक में भारतीय दृष्टि से लिखा जाए तो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े अनेक गौरवपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन हो सकता है। राष्ट्रीय योजना के अनुरूप सम्राट बहादुर शाह के झंडे के नीचे पैना के जमींदारों ने ठाकुर सिंह के नेतृत्व में 31 मई 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य को नकारते हुए युद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। पैना ग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति खुले विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। पैना के निवासियों ने गोरखपुर से पटना और गोरखपुर से आजमगढ़ के नदी यातायात के बरहज मार्ग को अवरुद्ध कर घाट पर कब्जा कर लिया। विद्रोही सेना ने गोरखपुर आजमगढ़ का बड़हलगंज कस्बे के घाघरा घाट पर कब्जा कर लिया और पुलिस थाने पर भी अधिकार कर घाघरा यातायात को पूर्ण रूप से बंद करके अपनी चौकी स्थापित कर लिया। ज्ञातव्य हो कि अंग्रेजी सेना की प्रमुख छावनी आजमगढ़ में थी और गोरखपुर जिले का खजाना आजमगढ़ में रहता था। 6 जून 1857 को नरहरपुर के राजा ने अपने सहयोगियों एवं कर्मचारियों सहित पैना के जमींदारों ठाकुर सिंह, शिवव्रत सिंह, पलटन सिंह, शिवजोर सिंह आदि के साथ मिलकर बड़हलगंज कस्बे पर आक्रमण कर दिया और 50 आदमियों को जो सरकारी कार्यों में लगे हुए थे छुड़ा लिया। चौकीदार, जमादार एवं कर्मचारी चौकी छोड़कर भाग गए। आक्रमणकारी सेना ने गोरखपुर आजमगढ़ के घाघरा घाट पर कब्जा कर लिया और पुलिस थाने पर अधिकार कर घाघरा का यातायात पूर्ण रूप से बंद कर दिया और अपनी चौकी स्थापित कर दी। यह क्रांति तेजी से संपूर्ण जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। पैना, नरहरपुर, सतासी, पड़ियापार, चिल्लूपार आदि के विद्रोही सैनिक भी आपस में मिलकर गुप्त बैठक करते रहते थे और पैना जनपद का प्रमुख सैनिक गढ़ था जिसमें 600 से अधिक सैनिक हमेशा रहते थे। यहाँ के नेता ठाकुर सिंह थे और उन्हीं के नाम पर ठाकुर सिंह की पलटन कही जाती थी। सैनिक गढ़ के प्रमुख लच्छन सिंह थे और व्यवस्था प्रभारी अजरायल सिंह थे। 31 मई 1857 को पैना ग्राम पर थल एवं जल दोनों तरफ से आक्रमण हुआ। यह गांव पूरब से पश्चिम लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा घाघरा नदी के उत्तर तरफ बसा हुआ है और दक्षिण तरफ बरहज से लार रोड सड़क जाती है। सर्वप्रथम आक्रमण अंग्रेजी घुड़सवार सेना ने किया, परंतु तीव्र प्रतिरोध एवं भीषण प्रत्याक्रमण के कारण घुड़सवार सेनाएं रणक्षेत्र का प्रयोग नहीं कर पाईं। तत्पश्चात सड़क एवं जल मार्ग से तोप की गोलों से पूरे गांव को खाक कर दिया गया। 85 लोग मौके पर ही शहीद हुए। 200 से अधिक लोग, जिनमें बच्चे, बड़े और बुजुर्ग शामिल थे, आग में जलकर मर गए। जीते जी फिरंगियों के हाथ न लगने की कसम खाने वाली 100 से अधिक महिलाओं ने उफनती सरजू नदी में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की तथा अन्य बहुत सी महिलाओं ने सतीवड़ के स्थान पर स्वयं को अग्नि में सती कर दिया। इसी स्थान को आज सतीहड़ा के नाम से जाना जाता है, जो आज पैना ग्राम के शहीद स्मारक के निकट स्थित है। नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद सिंह, सतासी के राजा उदित नारायण सिंह, कुंवर सिंह के चचेरे भाई हरिकृष्ण सिंह के अतिरिक्त पांडेपार, चिल्लूपार और शाहपुर के इनायत अली आदि इस युद्ध में शामिल हुए। इस प्रकार से दक्षिण पूर्व के 3 सैनिक गढ़ पैना, नरहरपुर और सतासी के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। अयोध्या सिंह, अजरायल सिंह, बिजाधर सिंह, माधव सिंह, देवी दयाल सिंह, डोमन सिंह, तिलक सिंह और ठाकुर सिंह के विश्वस्त सहयोगी थे। फिरंगी
फौजों की तोपों से पैना ग्राम खाक हो जाने के बाद उस पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा दमन चक्र चलाया गया और पैना के जमींदारों की गिरफ्तारी के तमाम प्रयास किए गए, परंतु कोई गिरफ्तारी न हो सकी। एक पक्षीय मुकदमा चलाया गया और कमिश्नर के आदेश के अनुपालन में 16 से 23 अगस्त 1958 को पैना के इलाके के 16 गांवों को जब्त कर राजा मझौली उदय नारायण मल्ल को इनाम में दे दिया गया। बाद में शेष 8 ग्राम और भी जब्त किए गए। इस तरह कुल 24 ग्राम जब्त किए गए। मझौली के युद्ध में पैना के रणबांकुरों का अतुलनीय योगदान रहा। कर्नल रूक्राफ्ट की योजना विद्रोही एवं आक्रमणकारी फौजों पर सोहनपुर में आक्रमण करने की थी, जो मझौली से 7 मील की दूरी तथा मैरवा छावनी और मझौली के बीचों बीच है। रॉयल मैरिनर, 30 नेवल ब्रिगेड, 130 रिसाल ग्रेनियर रेजिमेंट, 5000 गोरखा रेजिमेंट, 350 कंपनी के रेजिमेंट सिवान में रहते थे। 40 बंदूक तोपें, 12 तोपखाने, 2 मास्टर तोपें, 500 कैप्टन रीडिंग के सिख सैनिक कैंप्स की सुरक्षा के लिए तथा 100 की गोरखा पलटन की 2 कंपनियां, मैथलाक के 50 आदमी और जिंदल नदी के घाट की रखवाली के लिए जो कैंप से आधे मील दूर आधी कंपनी और 20 मैथलाक आदमियों को छोड़कर कर्नल रूक्राफ्ट पैना की तबाही करने के बाद 26 दिसंबर 1857 को प्रातः 7:30 बजे विद्रोही सैनिकों के दबाने के लिए सैनिक साज सज्जा के साथ आगे बढ़ा। वहीं पर विद्रोही मोर्चे में ग्राम सोहनपुर में कुंवर सिंह के चचेरे भाई हरिकृष्ण सिंह तथा पैना के ठाकुर सिंह और पलटन सिंह के नेतृत्व में राजा सतासी, डुमरी के बंधु सिंह और गहमर के मेघन सिंह अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ 17वीं नेटिव आर्मी के सिपाही जो नाजिम मोहम्मद हुसैन की सेना में सम्मिलित हो चुके थे, सब सोहनपुर ग्राम में एकत्र थे। 2-3 टुकड़ियों में मझौली रोड के दोनों तरफ जंगल के पास तालाब के किनारे तथा नदी के ऊंचे किनारे पर 4 तोपें लगा रखी थीं। नायक नाजिम मुशर्रफ खां अपनी सेना के साथ और पटना के मौलवी अब्दुल करीम के साथ उपस्थित रहे। इस प्रकार से विद्रोहियों की सेना में 1100 से 1200 नेटिव आर्मी के सिपाही और 4000 से 5000 अन्य हथियारबंद लोग थे। इन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध प्रारंभ किया। परिणामतः गोरखा फौज के रामपुर रेजिमेंट के सूबेदार हिमकमूल वासानिया बुरी तरह घायल हो गए और लेफ्टिनेंट वर्ल्टन बाल बाल बच गए। इसके पश्चात दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी प्रारंभ हुई। यह युद्ध 10 बजे से 1:30 बजे तक चला, जिसमें 120 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और विद्रोही सेना के पैर उखड़ने लगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने विद्रोही सैनिकों का दमन कर दिया। मझौली की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों की सेना गोरखपुर में प्रवेश कर पाई और गोरखपुर पर कब्जा करने में सफल रही। नाजिम मुशर्रफ खां को गोरखपुर के बाजार में फांसी दे दी गई। अन्य सभी नेतृत्व करने वाले इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद सिंह अपने प्रिय हाथी जयमंगल पर सवार होकर कहीं चले गए। राजा सतासी उदय प्रताप सिंह को पकड़कर अंडमान भेजकर फांसी दे दी गई और उनकी रियासत जब्त कर ली गई। इसके पश्चात पैना से जाते हुए जीउत मिश्र, जो पैना के रहने वाले थे, उनको उनके दरवाजे पर गोली मार दी गई। बाकी परिवार के लोग फरार हो गए और पैना छोड़कर सतनाव स्टेशन के उत्तर चले गए और नाम बदलकर रहने लगे। श्री कृष्ण मिश्र, जिन्होंने कैप्टन सहित 9 अंग्रेज सैनिकों को मार दिया था, उनके दोनों हाथ का पंजा काट लिया गया, शरीर को संगीन से छेद दिया गया और उन्हें मरा समझकर अंग्रेजी फौज आगे बढ़ गई। घायल हालत में भी डिहरी गांव के पश्चिम में अपने घर 1.5 घंटे के बीच पहुंचे
और पहुंचते ही अपने दरवाजे पर शहीद हो गए। उन्हीं के वंशज राम नगीना मिश्र थे। ये सब इतिहास के पन्नों से गायब है। इसके पश्चात अंग्रेजी सरकार ने पैना के जमींदारों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए, किंतु गिरफ्तारी नहीं हो सकी। धज्जू सिंह सहित 6 ग्रामवासियों को गिरफ्तार कर बरहत गौरा चौकी पर ले जाने लगे, किंतु पैना वासियों ने धज्जू सिंह व अन्य को उनसे मुक्त करा लिया और वहां के चौकीदार की तलवार को अपने कब्जे में कर लिया। सूचना मिलने पर तहसीलदार अपने तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों व मझौली राज्य के 100 आदमियों के साथ स्वयं धज्जू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आए, किंतु गांव में कोई आदमी नहीं मिला। जब ये वापस जाने लगे तो लगभग 400 से 500 हथियारबंद आदमी अरहर के खेतों से निकलकर उन पर आक्रमण कर दिए। तहसीलदार का हमराही आलम खान और दफेदार बब्बन सिंह को मारकर दरिया में फेंक दिया गया। मुलजिम के न मिलने पर एक तरफा मुकदमा चलाया गया और 13 मार्च 1858 को मजिस्ट्रेट से पैना के सभी पट्टीदारान, हिस्सेदारान तथा नंबरदारान की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई और इसे मझौली के राजा को इनाम में दे दिया गया। 18 अप्रैल 1858 को फांसी के लिए दिया गया आदेश अमल में नहीं लाया जा सका। आश्चर्य है कि इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद जहां पर महिलाओं ने जल समाज ली हो, जिसका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता, पैना के इतिहास में वह दर्जा नहीं मिल सका जिसका वह हकदार है। 1857 की लड़ाई का भरपूर साक्ष्य होने के बावजूद यहाँ के इतिहास पर कोई गंभीर कार्य नहीं हुआ। आज जरूरत है कि भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के आलोक में भारतीय दृष्टि से लिखा जाए और पैना जैसे अन्य स्थलों का जिनका स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, उसे लोगों के सामने रखा जाए, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। पैना में बीते कुछ वर्षों में शहीदों की याद में भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है। वहाँ पर रख रखाव की भरपूर व्यवस्था करके पर्यटकों को, क्षेत्र के युवाओं को वहाँ आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि लोग देश हित बलिदान होने की प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।